नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और रेगुलर की तरह करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूं जो मुख्यतः सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है और खासकर जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हैं उसके लिए बेहद खास है। अगर कोई UPSC CSE 2022 का अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो हमारे यहाँ 15 जून से बैचेस शुरू हो रहे हैं। मैथमेटिक्स फॉर ऑल सभी के लिए, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लासेस चल रहे हैं। जिन स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कि यह आप ध्यान देना कि ब्लैक कार्बन का हिमालय के ग्लेशियर पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन ब्लैक कार्बन ऑन हिमालय ग्लेशियर्स। यानी सबसे पहले तो एक जानना होगा कि व्हाट इज ब्लैक कार्बन, और यह ब्लैक कार्बन हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और खासकर क्लाइमेट को किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है उसका हम आज क्या करेंगे कि एक एक पहलुओं पे विचार करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन बेसिकली क्या होता है, तो कहा जाता है कि ब्लैक कार्बन एक तरह का एरोसोल्स है और एरोसोल्स जो होता है, जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि एरोसोल्स कहते हैं। यह एरोसोल्स, एक एरोसोल्स हवा में सूक्ष्म ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है। यानी एरोसेल जो होता है एक बारीक ठोस पार्टिकल होता है, सॉलिड पार्टिकल होता है, या दूसरा तरल यानी लिक्विड एज ए बूंद के रूप में एक सस्पेंडेड क्या होता है, सस्पेंडेड एक पानी का बूंद होता है और इस तरीके से यह एरोसोल्स में क्या होता है, समाहित होता है। एरोसोल जैसे ब्राउन कार्बन, सल्फेट्स में ब्लैक कार्बन को जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये मानव जनित कारक एजेंट और वायु प्रदूषण के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझने हेतु प्राथमिक एजेंट के रूप में इसकी मान्यता दी गई है। अर्थात कहा जाता है कि एरोसोल में जो पार्टिकल पाए जाते हैं वह पार्टिकल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एयर को पोल्यूशन करते हैं और एयर को पोल्यूशन करने में हमारे जो नियत, जो एटमॉस्फेयर में जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है, जिसमें जो गैसों की नियति है, गैसों की नियति मतलब गैसों का जो कंपोजिशन है कि 78% नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन और अदर 1% में सारे गैसेज, अगर इसकी मात्रा में किसी भी तरह की बढ़ोतरी होती है या कमी होती है तो वो एक प्रकार का पोल्यूशन होता है और यह मानव जनित पोल्यूशन होता है। और एरोसोल्स जो होता है जैसे ब्राउन कार्बन जो सल्फेट की वजह से और ब्लैक कार्बन जो जलवायु परिवर्तन में एक मुख्य रोल प्ले करता है, और यही नहीं यह दूसरे सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित एजेंट के रूप में काम करता है जो कि हमारे पर्यावरण के प्रदूषण में इसका प्रमुख योगदान होता है और मौसमीय परिवर्तन में इनका प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम बात कर लें, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड का मैप, और इस वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे कि यहाँ ग्लेशियर जो मुख्यतः व्हाइट होती है ये ब्लैकिश दिख रहा है, तो ये ब्लैक कार्बन इस पे जमा होता है। और जैसे ही ब्लैक कार्बन अगर होगा तो आपको पता भी होगा कि ब्लैक कार्बन उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, और जैसे ही अवशोषक होगा तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडीशंस क्या होगा कि यह ग्लेशियर जो होगा मेल्ट करना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, ये जो आप देख रहे हैं कि किसी भी अगर इंडस्ट्री से ये निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें ब्लैक कार्बन एरोसोल्स के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, ये आते हैं। और दूसरी बात करें कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ
ये जो इंडिया वाला मैप आप देख रहे हैं और ये पूरे वर्ल्ड के मैप में आप देख रहे हैं, यह पूरा ब्लैक कार्बन की वजह से ये पूरी तरीके से ब्लैकिश है। चाहे ये पूरा वाला पार्ट देखें और इस तरीके से यह पार्ट आप देख, यहां आप देख रहे हैं कि ये जो ये ब्राउनिश जो और रेडिश जो दिखाया गया है वो बेसिकली ये है कि यहां आग लगने की वजह से और इस तरीके से यहां कार्बन की इमिशंस की वजह से ज्यादा है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ब्लैक कार्बन एक एरोसोल्स में एरोसोल है जो मुख्यतः अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात कर लें कि ये ब्लैक जो कार्बन है यह गैस और डीजल इंजन, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों या जीवाश्म फॉसिल्स फ्यूल के जलाने एवं अन्य स्रोतों से उत्सर्जित। तो इसके उत्सर्जन किससे किससे होता है? यह गैस, ये डीजल इंजन से चलने वाले जो भी व्हीकल्स है उससे, दूसरा कोयले से चलने वाले जो बिजली संयंत्र हैं, जो कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्र हैं उससे, और तीसरा जो फॉसिल्स फ्यूल्स है जो कि जीवाश्म ईंधन है, इसके जलने की वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में यह ब्लैक कार्बन क्या होता है, जाता है या ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है। इसे पार्टिकुलेट मैटर या पीएम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमारे वायु को क्या करता है, प्रदूषण करता है। यह पार्टिकुलेट मैटर जो एरोसोल्स में बहुत सारे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और यही मैटर होने की वजह से हमारे एयर में पोल्यूशन होता है। कुल ब्लैक कार्बन उद्योग अगर देखा जाए कि कुल ब्लैक कार्बन उद्योग में अगर मुख्य रूप से ईंट भट्ठे, जहां ईंट भट्ठे होते हैं तो ईंट भट्ठे में मुख्यतः कोयले को जलाया जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है कि ब्लैक कार्बन और कार्बन रिलेटेड गैसेज हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और ठोस ईंधन जलने पर, ये ठोस ईंधन जलने पर मानव जनित के उत्सर्जन पे का लगभग 50 से 5, ये ध्यान दें, मानव जनित बीसी मतलब ये ब्लैक कार्बन उत्सर्जन का 50 से 66% हिस्सा शामिल होता है। तो ध्यान देना कि ब्लैक कार्बन मुख्य रूप से ठोस ईंधन को जलाने में और क्षेत्रीय मानव जनित बीसी का उत्सर्जन जो होता है वो लगभग 55 से 66 शामिल होता है। तो ईंट भट्ठे से और ठोस ईंधन जलाने में हमारा सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन क्रिएट होता है, यानी कि रिलीज होता है। उसके बाद ऑन रोड डीजल ईंधन में अगर आप देखोगे कि जो डीजल ईंधन से जो व्हीकल चलता है उससे निकलने वाले जो धुएं होते हैं उससे 5 से 18% जो होता है वह बेसिकली क्या होता है कि 5 से 18% जो होता है वो हमारा ब्लैक कार्बन होता है। खुले रूप में ईंधन जलाने पर 3% या उससे कम ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता। तो ध्यान देना कि ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन कहां से होता है और किस तरीके से होता है। इसी के साथ आप देख लें कि यह ब्लैक कार्बन जो है वह बेसिकली यह आप कार्बन आप देख सकते हो तो हिमालयन रीजन में जो है, हिमालय रीजन में इसका ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ है कि इसका डेंसिटी है, यानी इसका निक्षेपण जो है या इसका जो जमाव है वो हिमालयी रीजन में है। और यह हिमालयी रीजन बेसिकली क्या है, तो हिमालयी रीजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो हिमालयी रीजन में हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन नामक शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया। अभी द हिंदू का एक रिपोर्ट आया था कि हिमालय के ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज, ब्लैक कार्बन एंड रीजनल जो फ्लेक्सिबिलिटी है के नाम से एक रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये ग्लेशियर वैश्विक औसत बर्फ द्रव्यमान की तुलना में तेजी से पिघल रहे हैं। यानी विश्व के जहां जहां ग्लेशियर्स हैं उनका जो मेल्टिंग रेट है उसकी अपेक्षा जो हिमालय पर जो ग्लेशियर अवस्थित है उसका जो मेल्टिंग रेट है वो ज्यादा है। यह ब्लैक कार्बन से संबंधित मजबूत नीति ग्लेशियरों को पिघलने की प्रक्रिया से क्या कर सकता है, रोक सकता है।
और ध्यान देना, जितना ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट करेंगे वही हमारे लिए काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि ग्लेशियर के मेल्ट होने से बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और यह अनुसंधान रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया, और यह पूरा रिपोर्ट जो जारी किया गया वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत श्रृंखलाएं शामिल। तो यह मुख्यतः जो ग्लेशियर्स है वह कहां होगा, हिमालय में होगा, काराकोरम और हिंदू कुश माउंटेन। अब इसकी लोकेशंस को देखते हैं कि बेसिकली यह कहां है। तो आप देख रहे हैं ये जो प्लेस है ये काराकोरम है, ये हिंदू कुश है, ये पामीर है, और इधर ये हिमालय वाले रीजन है। तो ये हिमालयन रीजन, और ध्यान देना हिंदू कुश और काराकोरम, ये एचके जो है ये रीजन में जो ग्लेशियर है उस पे ब्लैक कार्बन के वो आगोश में आ चुका है। जैसे ये फिगर आपने देखा होगा, ये ब्लैक कार्बन के आगोश में आ गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां बहुत तेजी से क्या हो रहा है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है। तो एचके का मतलब यही होगा कि हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र जो है मुख्यतः 8 देशों में फैला हुआ है। वह देश कौन कौन सा है? अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। सहित इस क्षेत्र में एवरेस्ट और केटू जैसी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां भी शामिल है। और इसी एचके में से आप देखेंगे कि दुनिया की हाईएस्ट पिक माउंट एवरेस्ट की बात करें या केटू की बात करें, उसको गार्डविन ऑस्ट्रिन के नाम से भी जानते हैं, जिसकी हाइट 8611 ये आप देख सकते हैं मीटर है, और एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848 ये मीटर है। तो ये एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये काराकोरम में है। ये एचके पर्वत श्रेणी में ग्लेशियर, जहां से गंगा, याक्सिंगी, इरावदी, मेकांग नदियों की प्रणाली से संबंधित है। यानी इनडायरेक्ट में मैं कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन जो है इन्हीं ग्लेशियर से हुआ है। ग्लेशियरों से निकलने वाले पानी कृषि के पोषण करता है, जिस पर लगभग 2 अरब लोग निर्भर हैं। और ध्यान देना, इससे निकलने वाले ग्लेशियर से निकलने वाले पानी से इरिगेशन होता है, और यह इरिगेशन से हमारे पौधे जो होते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ जाती है। और ये लगभग 2 अरब लोग जो हैं इन्हीं ग्लेशियर पे, खासकर एचके वाले जो हैं उसी पर निर्भर हैं। यह एचके क्षेत्र चीन के तियानसांग पर्वत के साथ तीसरे ध्रुव के रूप में भी जाना जाता है। ध्यान देना, इसको तीसरा ध्रुव इसलिए कहा जाता है कि नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में जितना ग्लेशियर पाया जाता है, तीसरे नंबर पर अगर अर्थ पे कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा ग्लेशियर पाया जाता है वो है तियानसांग का पर्वत, इसीलिए इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। तो यह तीसरा ध्रुव है। अब आप ध्यान देना कि यह आप देख सकते हैं, यहां अगर हम लोग देखें तो ये काराकोरम वाला रीजन है, ये हिंदू कुश वाला है, और ये हिमालय वाला रीजन है। तो ये हिमालय वाला रीजन जो है मुख्यतः 8 देशों में, ये एचके है जो हिंदू कुश, और ये हिंदू कुश की बात करें, काराकोरम की बात करें, या हिमालय जो है मुख्यतः 8 देशों में फैला हुआ। और ग्लेशियर पर अब बीसी का प्रभाव क्या है, यानी ब्लैक कार्बन का क्या प्रभाव है। वैसे भी आपको मैं बता दूं कि ब्लैक चीज जो होता है वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। गर्मी के दिनों में इसीलिए कहा जाता है कि व्हाइट कपड़े पहनने चाहिए। व्हाइट कपड़ा जो होता है उष्मा का ज्यादा रिफ्लेक्शन कर देता है, तो इसलिए हमें क्या होती है, गर्मी नहीं लगती है। और जाड़े के दिनों में हमें काले कपड़े पहनने चाहिए ताकि हमारे शरीर की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्लेशियर पिघलने की गति 2 तरह से तेज करने का कार्य करता है। ये बीसी जो है हमारे ग्लेशियर पिघलने की, ये 2 तरह से इसकी स्पीड को फास्ट करता है। पहला, सूर्य से प्रकाश की सतह का परावर्तन कम करके। एक तो क्या होता है कि जैसे सनलाइट आती है और जैसे ही आएगी तो आपको पता भी कि ये ब्लैक कार्बन है तो वो ज्यादा अवशोषण करेगा, ज्यादा उसको सोखेगा तो कंडीशंस क्या होगा कि वहां हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे। और हवा का तापमान क्या कर देता है, बढ़ा देता। और वैसे भी क्या होता है कि कार्बन जो होता है जिसको अगर हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली जो
लघु तरंगें जब पृथ्वी से टकरा के जब वो फिर से एटमॉस्फेयर में जाती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में होते हैं, लॉन्ग वेव में होती है। उसको अगर क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसको ऊपर नहीं जाने देती है, जिसके अंदर रहने की वजह से हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर का तापमान बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ जाएगा तो तमाम तरह के क्लाइमेटिकल चेंज यानी मौसमी परिवर्तन होगा। जो कहा जाता है हिमालय, हिंदू कुश और कराकोरम ग्लेशियर के पीछे खिसकने की दर पश्चिम में, ध्यान देना, पश्चिम में यानी वेस्ट में 0.3 मीटर प्रति वर्ष की दर है और पूर्व में 1 मीटर की दर से है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं है। यह एक डिस्ट्रक्शन मोड में है कि इसके वेस्ट साइड में इसको मेल्ट होने की दर 0.3 मीटर प्रति वर्ष है और 1 मीटर जो पूर्व में है वो 1 मीटर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। तो ये बीसी के प्रभाव की वजह से इस तरह के हो रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने के कारण क्या है, तो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो अल्पावधि में पिघले हुए पानी को अधिक मात्रा में नीचे की ओर घटते भूजल जगह पर ले जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक पानी की उपलब्धता कम होने से पानी की किल्लत बढ़ सकती है। इससे क्या होगी कि हमारा ग्राउंड लेवल जो होता है धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा और हमारे जो ग्राउंड लेवल के पानी है उसकी किल्लत आ सकती है। ग्लेशियर के पिघलने से अचानक बाढ़ आएगा और बाढ़ आएगा तो लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है, वो मिट्टी का कटाव, इरोजनल एक्टिविटीज होगी, जिससे बहुत सारे हिमनद लेक का उत्पन्न हो जाएगा और हिमनद लेक के रूप में उसमें बाढ़ आ जाएगी और बाढ़ संबंधी समस्याएं भी सामने आएगी। तो इस तरीके से नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में हमारे सामने आएगा, जो मानव के लिए काफी नुकसानदायक होगा। इसी के तरह अगर करें कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्लानिंग की है, तो बीसी को कम करने के लिए मौजूदा नीतियों को पूर्ण कहा जाता है कि जो वर्तमान में नीति है उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, तो इसमें 23% की कमी आ सकता है। और कहा जाता है कि यह केवल एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 8 देशों में यह फैला हुआ है। तो 8 देशों को मिलकर इस तरीके से एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके कि ब्लैक कार्बन पे कंट्रोल किया जा सके। और ब्लैक कार्बन को अगर कंट्रोल कर लिया जाएगा तो उत्सर्जन की मात्रा कम होगी, तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा कि कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हीट या क्लाइमेट चेंज की जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। सतह हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, ध्यान देना, ये हिमालय के इकोलॉजिकल सिस्टम को काफी बैलेंस करने के लिए राष्ट्रीय मिशन भारत में अपनाई गई है। ऐसी एक नीति है जो जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्य योजना, जो नेशनल, ध्यान देना, वर्क फ्रेम में के तहत 8 मिशनों में से एक है। तो भारत में इस तरह के मिशन चलाए जा रहे हैं जिससे कि हमारा बीसी पे कंट्रोल हो सके। बीसी मतलब ये ब्लैक कार्बन पे कंट्रोल हो सके। बीसी के जमाव में वर्तमान में क्या होता है कि वर्तमान में जो व्यवहारिक रूप से नीतियों के माध्यम से मौजूदा स्तर में लगभग 50% तक कम किया जा सकता है। यानी वर्तमान में जो भारत सरकार के द्वारा जो नीति लाई गई है उसमें 50% बीसी में कम किया जा सकता है। तो यह सरकार के द्वारा चलाया गया मुख्य क्या हो रहा था, यह सिस्टम था। अब उसके बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम में कौन कौन से कदम के अगर बात करते हैं तो दक्षता के लिए बेसिन आधारित विनिमय एवं मूल्य संकेतों का एक विशेष रूप से उपयोग, जल प्रबंधन की नीतियों की समीक्षा करना। कहा जाता है कि दक्षता के लिए बेसिन आधारित विनिमय और मूल्य संकेतों का उपयोग पर जोर देते हुए जल प्रबंधन नीतियों का क्या करना है, जल प्रबंधन नीतियों का एक ऐसा मैनेजमेंट करना है जिससे कि हमारा सभी चीजों को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में कंट्रोल हो सके। जल प्रवाह और उसकी उपलब्धता में परिवर्तन प्रतिबिंबित करने के लिए जल विद्युत को सावधानी पूर्वक योजना तैयार। तो जल क्या होगा कि जो जल है उसमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट बैठा है, जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी भी मिले और जो हम कार्बन आधारित यानी कोयला आधारित जो संयंत्र चलाते हैं उससे जो बीसी की ज्यादा उत्पत्ति होती है उस पर कंट्रोल किया जा सके।
प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ईंट भट्टों की दक्षता को बढ़ाया जाए। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है जिससे कि ईंट भट्टों से जो ज्यादा मात्रा में कार्बन निकलता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस क्षेत्र से संबंधित अधिक से अधिक ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, अवेयर हो सके और इस ब्लैक कार्बन पे कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि यह ब्लैक कार्बन जो है यह, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको 2-3 चीजें करना होगा। हिमालय पर रसोई चूल्हे, डीजल इंजन और खुले में जलने के से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का सबसे बड़ा प्रभाव होगा। तो मतलब हिमालयी क्षेत्र पे जो रसोई चूल्हे है, डीजल इंजन है या खुले में जो जलने से ब्लैक कार्बन ज्यादा क्रिएट होता है, तो ऐसी चीजों को कंट्रोल करना होगा और विकिरण बल को काफी कम कर सकता है और इस तरीके से यह इसका प्रभाव भी कम कर सकता है। और यही नहीं, हिमालय ग्लेशियर तंत्र के बड़े हिस्सों को बनाए रखने में मदद कर सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, बीसी की मात्रा वहां जाएगी नहीं, तो ऑब्वियस है कि इस तरह का ग्लेशियर जो होगा परिवर्तन वैसे ही होगा। विकिरण एवं वैश्विक ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करने, जलवायु परिवर्तन में योगदान करने के लिए एक मजबूत एजेंट के रूप में, जैसा कि ग्रीन हाउस गैस, एरोसोल, क्लाउड और सतही एल्बिडो में परिवर्तन के लिए परिणाम स्वरूप ऊर्जा का संतुलन में परिवर्तन किया जा सकता है, यह एक उपाय है। तो कहा जाता है कि इस तरीके से अगर हम कंट्रोल करें तो हम विकिरण को, विकिरण बल, वैश्विक ऊर्जा संतुलन को भी, जो पूरे विश्व में इस तरह की चीजों को फैलाव है उस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अच्छी टेक्नोलॉजी के द्वारा। और जैसे अगर ग्रीन हाउस गैस है, एरोसोल्स है या क्लाउड है या एल्बिडो, एल्बिडो क्या होता है, इनकमिंग और आउट गोइंग जो हीट का रेशियो होता है उसे एल्बिडो कहते हैं, में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप क्या करता है, ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन किया जा सकता है। और ऊर्जा संतुलन का मतलब होता है इसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ, ये मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के साथ क्या होगा कि यह हम ऊर्जा का संतुलन कर सकते हैं। यह भारत सरकार के द्वारा किया गया उपाय था और ये रहा आपका ब्लैक कार्बन का हमारे ग्लेशियर्स पर प्रभाव। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। थैंक यू वेरी मच।